शारदा अनामिका सास बहू ढाबा चलाया करती थी। वहाँ एक बच्चे के पिता आकर कहते हैं, आपके ढाबे के खाने की तो बात ही अलग है, एकदम घर जैसा खाना लगता है। मेरी बीवी को तो ढंग से चाय भी बनानी नहीं आती। यहाँ अपनी बेटी को लेने के बहाने कम से कम कुछ अच्छा खाना तो मिल जाता है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर शारदा खुश होकर कहती है, धन्यवाद, दरअसल ये मेरी बहू का कमाल है। वो दिन इस तरह खत्म हो जाता है। अगली सुबह शारदा अपने घर में कहने लगती है, हो गया तुम दोनों का खाना, तो ढाबे पर चले, कुछ काम भी देख लेते हैं। 10 तो तुम दोनों ने यही बजा दिया। इस तरह शारदा कहती है। फिर वो तीनों अपने ढाबे के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाके शारदा देखती है कि उनके दुकान के बगल में एक दूसरा ढाबा शुरू हो रहा है। ये देखकर शारदा आश्चर्य होकर कहती है, लो, अब बस यही बचा था। अब अगर ये होटल खुल जाएगा तो सब लोग उस होटल में जाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आएगा, हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश कहने लगता है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो? अगर होटल खुल भी जाएगा तो ये जरूरी तो नहीं कि वो हमारा जैसा स्वादिष्ट खाना भी बना ले। शाम को सब घर लौट जाते हैं, पर अनामिका नहीं जाती। वो आज हुई बात से थोड़ी परेशान थी। वो अपने पति से कह देती है कि वो अपना काम पूरा करके थोड़ी देर बाद घर आ जाएगी। उसके बाद अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, हे ईश्वर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। अपना काम खत्म करके अनामिका घर वापस लौट जाती है। वहाँ जाके देखती है उसकी ननद कुमारी शहर से आई है। कुमारी जाके सबसे एक एक करके मिलती है और सबके लिए लाए उपहार उनके हाथों में देती है। फिर कुमारी अनामिका के पास आती है और कहती है, ये लीजिए भाभी, ये साड़ी आपके लिए, और देखिए ना, ये कॉटन कैंडी मैं खास करके आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी। कुमारी की इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हाँ हाँ जरूर, आप इतने प्यार से लाई हैं तो पसंद कैसे नहीं आएगी। अनामिका वो कॉटन कैंडी अपने कमरे में जाके रख देती है, ये सोचकर कि वो इसे बाद में खा लेगी। उसके बाद कुमारी वहाँ से चली जाती है। तभी वो कॉटन कैंडी कहने लगती है, तुम मुझे मत खाओ। अनामिका ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। तभी वो कैंडी फिर से कहने लगती है, मुझसे डरो नहीं, मैं खास तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तुम जब रास्ते में भगवान से बातें कर रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम कितनी परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य होकर कहती है, हाँ सच? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं एक जादुई कैंडी हूँ। तुम अपने ढाबे को लेकर परेशान ना हो कि वो चल नहीं रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, जो भी ग्राहक वहाँ पर आए उन्हें एक खिलौना मुफ्त में दे दो। कैंडी की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है, आइडिया तो अच्छा है, पर अब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उन्हें फ्री में कुछ भी दे दे। यहाँ तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि हमें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि काम है ही नहीं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के कैंडी कहने लगती है, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम खिलौने खरीदो। मैं एक जादुई कैंडी हूँ, तुम मुझसे कोई भी खिलौना बना सकती हो। कैंडी की ऐसी बातें सुनकर अनामिका उत्साहित होकर कहने लगती है, हाँ सच में, तुम सच कह रही हो ना? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम अभी कोई खिलौना बनाकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कैंडी की ऐसी बातें सुनकर अनामिका फिर एक डॉल बनाती है। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा हमेशा की तरह अपने बेटे रमेश और अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, अरे रमेश, काम पर चलना है कि नहीं? आई माँ जी। अनामिका के साथ साथ रमेश भी कहता है, आया माँ। नीचे आते वक्त अनामिका अपने कमरे से एक बड़ी सी थैली में
काफी सारे खिलौने भर के ले आती है। ये देखकर शारदा पूछती है, इस थैले में क्या है बहू रानी? माँ जी, इसमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत आश्चर्य होती है और पूछने लगती है, पर तुम इतने खिलौने लाई कहाँ से और कब लाई? वो माँ जी, ये खिलौने मैंने जादुई कॉटन कैंडी से बनाए हैं, जो ननद जी कल दे कर गई थी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत आश्चर्य होती है और कहने लगती है, क्या जादुई कैंडी? हाँ माँ जी, मैंने उस कैंडी से ही ये सब खिलौने बनाए हैं। शारदा उसकी बातें सुन के बहुत खुश होती है और कहने लगती है, ये तो अच्छा है। हाँ माँ जी, और हम इन खिलौनों को बच्चों को फ्री में देंगे जो हमारे ढाबे में खाना खाने आएंगे। इससे बच्चे भी खुश होंगे और उनके माँ बाप भी। रमेश भी अनामिका की ऐसी बातें सुन के उसकी तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात है अनामिका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब देर मत करो, चलो काम पर चलते हैं सब। फिर वो तीनों मिलके अपने ढाबे पे पहुंच जाते हैं और जल्दी से खाना तैयार करके रमेश ढाबे के बाहर पोस्टर लगा देता है कि यहाँ खाने के साथ साथ बच्चों को मुफ्त में खिलौने भी मिलेंगे। ये देखकर शारदा खुश होकर कहती है, वाह वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तीनों इस बात से बहुत खुश होते हैं और इस तरह इस कहानी की यही समाप्ति होती है। रमेश शादी करके अपनी बीवी को घर ले आता है। उसकी माँ शारदा बहू अनामिका को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बेटा रमेश, तू बहू रानी तो बड़ी सुंदर ले आया है। शारदा की बातें सुनकर रमेश कहता है, अगर तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम तो सिर्फ तुम्हारी सेवा करने वाली बहू ले आती। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, अरे कमबख्त, तो क्या ये मेरी सेवा नहीं करेगी? उन दोनों की बातें सुन के अनामिका कहती है, आप घबराइए नहीं माँ जी, मैं आप दोनों की पूरी तरह से और बराबर सेवा करूंगी। तभी शारदा की नजर अनामिका के जेवर पे पड़ती है और वो कहती है, बहू, तुमने जेवरात तो काफी सुंदर पहने हैं। शायद तुम्हारे मायके में सोना ज्यादा देते हैं। माँ जी, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, लेकिन मेरे माता पिता ने ये भी कहा है कि ससुराल जाते ही सारे जेवरात अपनी सासू माँ के हाथ में दे देना। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है और कहती है, वाह रमेश, बहू तो काफी समझदार भी है। शारदा खुश होकर अनामिका को गले लगा लेती है। अनामिका अपने सारे जेवरात शारदा को दे देती है। दूसरे दिन शारदा को पता चलता है कि उसके गले का चेन गायब है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, हाय रे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, चोरी हो गई मेरे घर से। इस तरह चिल्लाते देख रमेश भाग कर आता है और पूछने लगता है, माँ, आप अपने कमरे या बाथरूम में देखा है ना, कहीं वहाँ तो नहीं गिरा? शारदा रोते रोते कहती है, बेटा, मैं कभी अपना चेन गले से नहीं उतारती। तभी वहाँ अनामिका कहती है, माँ जी, कल आप बाजार गई थी, शायद वहीं कहीं गिर गई हो। शारदा याद करते हुए कहती है, हाँ, बाजार तो गई थी। मुझे याद है, बाजार में एक औरत ने मुझे धक्का भी मारा था, शायद उसी ने निकाल ली होगी। चलिए माँ जी, हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। तभी शारदा कहने लगती है, जाने दे बहू, असली सोने की थोड़ी न थी। अनामिका आश्चर्य होकर पूछती है, मतलब क्या आपने जो भी जेवरात पहने हैं वो सब नकली है? हाँ बेटा, ये सब नकली है। असली सोना तो अलमारी में रखे हैं, जहाँ पर मैंने कल तेरे भी जेवरात रखे हैं। शारदा की बातें सुन के रमेश बहुत चिंतित होकर कहता है, माँ, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम अलमारी की चाबी अब अनामिका को दे दो, वरना इन्हें भी गुम कर दोगी कभी तुम। रमेश के सुझाव पर शारदा तैयार हो जाती है और वो कहने लगती है, सही कहा बेटा, आजकल मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। ले बेटा अनामिका, आज से अलमारी की जिम्मेदारी तेरी। अनामिका चाबी लेकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन रमेश ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आता है और कहने लगता है, माँ, तुमने कहीं मेरा बटुआ देखा क्या? रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है,
क्या तुमने भी तुम्हारा बटुआ बाजार में तो नहीं गुम कर दिया? नहीं नहीं माँ, मैं तो बाजार गया ही नहीं। बटुआ कल रात को तो मेरे पास ही था। तभी अनामिका कहती है, लेकिन कल रात को तो मैंने आपका बटुआ कहीं नहीं देखा। हो सकता है आप ऑफिस में भूल आए हो। हाँ, लेकिन अब मेरे जेब में 1 रुपए भी नहीं है और बिना पैसे के मैं बाहर कैसे? माँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। तभी अनामिका अलमारी से कुछ पैसे निकालकर रमेश को दे देती है और कहती है, सासू माँ, अलमारी में भी काफी कम पैसे हैं। मुझे लगता है कि हमें बैंक से पैसे निकाल ले आना चाहिए। अनामिका की बातें सुन के रमेश कहता है, ठीक है, मैं आते वक्त एटीएम से कुछ पैसे निकाल ले आऊंगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं एटीएम चली जाऊंगी। आप अपना एटीएम और पिन नंबर मुझे दे दीजिए। शारदा भी बहू की बातों पर तैयार होके रमेश से कहती है, हाँ बेटा रमेश, अपनी बहू अनामिका बड़ी समझदार है। वो खुद पैसे निकाल कर ले आएगी और अलमारी में रख भी देगी। तू एटीएम उसे दे दे और आराम से ऑफिस चला जा। रमेश अनामिका को एटीएम दे देता है और वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। शाम को रमेश जब घर आता है तो शारदा कहती है, अरे बेटा, अनामिका कहाँ है? मुझे लगा वो तेरे साथ थी तो तेरे साथ ही आएगी। शारदा की बातें सुन के रमेश बहुत आश्चर्य होता है और फिर कहने लगता है, माँ, मैंने उसे बैंक के पास छोड़ा और मैं ऑफिस चला गया था। मुझे लगा पैसे निकाल के वो घर आ जाएगी। जब रमेश ऐसा कह ही रहा था तभी रमेश के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो पढ़ के रमेश आश्चर्य होकर कहता है, अरे ये क्या? मेरा बैंक का पूरा अकाउंट ही खाली हो गया। 0 बैलेंस का मैसेज आया है। तभी शारदा कहती है, कहीं बहू पैसे निकाल कर मायके तो नहीं चली गई? रमेश परेशान होकर कहता है, माँ, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये सारी चीजें देखकर शारदा को थोड़ा संदेह होता है। वो अंदर जाके जैसे ही अलमारी खोलकर देखती है, जोर से चिल्लाने लगती है, बेटा, हम तो लूट गए। किसी चोर ने सारी अलमारी लूट ली। हाय राम। ये सुनकर रमेश भी बहुत आश्चर्य होता है। उसे पूरी बात समझ में आ जाती है और फिर वो दुखी होकर कहने लगता है, तुम अभी भी नहीं समझी माँ, ये सब अनामिका ने किया है। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। लगता है वो कोई शातिर चोर थी जो हमें धोखा देकर चली गई। लेकिन तुझे इतना यकीन कैसे है? शारदा इस तरह से पूछती है। तभी रमेश उसे एक एक बात याद दिलाते हुए कहने लगता है, याद कर, जिस दिन वो तेरे गले लगी थी उस दिन तेरे गले का चेन गायब हो गया था। उस दिन जब तू चाबी दी थी तेरे हाथ की अंगूठी गायब हो गई थी। और परसों रात जब हम दोनों अंदर के रूम में थे तब मेरा बटुआ गायब हो गया था। आज एटीएम लेकर वो गई और पूरा बैंक ही साफ कर दी। रमेश की बातें सुन के शारदा हाय तौबा करती है और कहने लगती है, हाय राम, हम तो लुट गए बेटा। अच्छा होता अगर मैं खुद तेरे लिए लड़की ढूंढ ले आती। शारदा को शांत करते हुए रमेश कहता है, माँ, लेकिन हम ऐसे चोर को आसानी से थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। आज हमारा घर बर्बाद हुआ है, कल किसी और का होगा। हमें ऐसी लड़की की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करा देनी चाहिए। रमेश की बातों पर शारदा सहमति जताते हुए कहती है, हाँ बेटा, तुम तो सच्ची कह रहे हो। हम तो लुट गए, लेकिन जाते जाते अनामिका ने हमें सबक सिखाया है कि कभी भी किसी पर इतने आसानी से भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। तू भी ये बात गांठ बांध ले और चल, अब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं। फिर रमेश और शारदा दोनों पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है।